हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। यह है BSKG 178 इग्नो स्टूडेंट्स के लिए इकाई 5 राजनीतिक चिंतन के स्रोत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो आपके बुक के रूपरेखा के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसके अंदर आपके सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। सभी पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला है उद्देश्य। इस यूनिट का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है राजनीतिक चिंतन को समझना, राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की पहचान करना, राजनीतिक विचारों के विकास को समझना, समाज, इतिहास और संस्कृति की भूमिका को जानना। यह हमारे उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट है प्रस्तावना। इस यूनिट का इंट्रोडक्शन, या फिर यूँ कह लो कि इस यूनिट से जिस तरह भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसके अंदर ये वाली इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा, पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप समझने के लिए आए और मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर। तो इसके अंदर क्या है कि राजनीतिक चिंतन का मतलब क्या है कि जैसे समाज और राज्य से जुड़े विचारों को समझना है इसके अंदर। ठीक है, इंसान जब समाज में रहने लगा तब से उसे ये सोचने की ज़रूरत पड़ी कि लोगों के बीच व्यवस्था कैसे चले, नियम कैसे बने और सत्ता किसके हाथ में हो ताकि उनकी रक्षा हो सके। इसीलिए उन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि राजनीतिक चिंतन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि राज्य कैसे काम करे। ठीक है ना, क्योंकि राजनीति के ऊपर सोचना ज़रूरी है। जब सोचेंगे तभी तो राज्य काम करेगा। लोग कैसे काम करेंगे, कोई होना चाहिए जो उनके ऊपर रूल लगा सके कि हाँ, कोई किसी को कैसे न्याय दिला सकता है, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। ये इसके ना सिंपल सा इंट्रोडक्शन यही है। तो राजनीतिक चिंतन के बारे में या राजनीति के बारे में सोचना ज़रूरी है। नेक्स्ट है राजनीतिक चिंतन के स्रोत। हमें स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं इसके? सबसे पहला है ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला ऐतिहासिक स्रोत के अंदर क्या है? इसके अंदर सबसे पहला आता है कि प्राचीन ग्रंथ। प्राचीन ग्रंथ क्या है? राजनीतिक सोच की कई बातें पुराने ग्रंथों में से आती हैं। ठीक है ना, प्राचीन ग्रंथ जो हमारे ग्रंथ थे उनसे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, राजनीतिक सोच जो होती है, जैसे अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, इन किताबों में बताया जाता है कि राजा कैसे होने चाहिए, है ना, राज्य कैसे चलना चाहिए, जनता के साथ कैसे व्यवहार होने चाहिए। इसलिए ये ग्रंथ राजनीतिक चिंतन की शुरुआत, नींव मानी जाते हैं। जो प्राचीन ग्रंथ है ये क्या है? स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्टिंग जो है सोर्सेज माने जाते हैं, या स्टार्टिंग नींव मानी जाती है, इसकी स्टार्ट की नींव मानी जाती है, शुरुआत की। दूसरा क्या है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ से भी हमें राजनीतिक चिंतन के स्रोत मिलते हैं। कैसे कि धार्मिक किताबों में भी राजनीतिक से जुड़े नियम मिलते हैं, जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। इन ग्रंथों में नैतिकता, न्याय, धर्म और कर्तव्य की बातें समझाई जाती हैं जो सीधे राजनीति को प्रभावित करती हैं। इससे राजनीति में सही और गलत का आधार मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शिलालेख, अभिलेख और पुरालेख। इनसे हमें क्या मिलता है? पुराने जमाने में राजा पत्थरों और तांबे की तख्तियों पर आदेश लिखवाते थे। इन्हें पढ़कर पता चलता है कि उस समय कानून कैसे बनते थे, कर कैसे लिया जाता था, जनता की क्या समस्याएं थीं। ये प्राचीन रिकॉर्ड राजनीति को समझाने का सीधा स्रोत है। अगला है साहित्य और कविताएं। साहित्य, कविताओं से हमें राजनीतिक स्रोत कैसे पता चलते हैं? कहानियां, कविताएं और नाटकों में समाज की समस्या और सत्ता का हल दिखाया जाता है। तुलसी, कबीर, कालिदास जैसे कवियों ने समाज और सत्ता पर लिखा। इससे पता चलता है कि उस समय में कैसे कहते हैं समाज था, कैसे क्या बोलते हैं लोग रहते थे। ठीक है, अगला है सामाजिक स्रोत। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके बारे में हम समझेंगे कि सामाजिक संरचना कैसी थी। हर समाज की अपनी रचना होती है, जैसे परिवार, जाति, वर्ग, समुदाय, रिश्ते। राजनीति इन्हीं के बीच काम करती है। जिस समाज की संरचना जैसी होती है उसकी राजनीति भी वैसी ही बनती है। उदाहरण के लिए जैसे जाति प्रथा वाले समाज में राजनीति भी जातियों के आधार पर चलती है। जाहिर सी बात है ना, जहाँ पे जाति प्रथा चलती है वहाँ पे समाज जो होता है या राजनीति जो होती है वो भी जातियों के आधार पर ही चलती है। दूसरा आ जाता है परंपराएं और रीति रिवाज। इसके अंदर क्या देखते हैं कि हम जैसे समाज में जो परंपराएं चलती हैं वही राजनीति के नियम को प्रभावित करती हैं, है ना। जैसे पंचायत की परंपरा चल रही, बुजुर्गों का सम्मान, एक मत से निर्णय लेना, इन सबका राजनीति सोच पर गहरा असर पड़ता है कि नहीं। तीसरा है सामाजिक मूल्य और मान्यताएं। हर समाज के कुछ मूल्य होते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय या फिर पुरुष प्रधानता, है ना। हमेशा से पुरुष प्रधानता चला आ रहा है, अब तो इक्वलिटी की बात होती है। ये मूल्य तय करते हैं कि लोग किस तरह का शासन चाहते हैं। जहां बराबरी को महत्व दिया जाता है वहां राजनीति भी बराबरी की तरफ बढ़ती है ना। तीसरा है आर्थिक स्रोत। अब ये आर्थिक स्रोत में क्या है भाई? आर्थिक व्यवस्था कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए, देश में पैसा कैसे कमाया और चलाया जाता है, इससे राजनीति तय होती है। यदि आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो राजनीति स्थिर रहती है। कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश अक्सर राजनीति संकट झेलता है ना।
तो जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होनी ज़रूरी है। दूसरा है उत्पादन और वितरण की प्रणाली। अब ये क्या है, जैसे कौन चीज़ बनाता है, ठीक है ना, किसके पास संसाधन है और चीज़ों की बंटवारा कैसे होता है, चीज़ों का बंटवारा कैसे होता है, इससे राजनीतिक विचार बनते हैं। जैसे पूंजीवाद और समाजवाद इसी से निकले। अगर उत्पादन कुछ लोगों के हाथ में हो तो राजनीति भी उन्हीं के पक्ष में जाती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है आर्थिक असमानता और वर्ग। अब देखो, जैसे जहां अमीर और गरीब के बीच बड़ा फर्क होता है ना, वहां राजनीति में संघर्ष बढ़ता है। मजदूर, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, सबकी अपनी अपनी मांगे होती हैं। ये सभी मिलकर राजनीतिक सोच को दिशा देते हैं, है ना, कि राजनीतिक जो सोच है वो कैसी होनी चाहिए। दार्शनिक स्रोत में हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहला आता है कि दार्शनिक विचारधाराएं कैसी हैं। ये हम स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं कि आर्थिक हमारे स्रोत क्या हैं। आर्थिक स्रोत ये सारे हैं, ठीक है, दार्शनिक स्रोत ये सारे हैं। अब हम इन्हें एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दार्शनिक विचारधाराएं क्या है कि दार्शनिक विचारधाराओं में क्या होता है कि दुनिया के कई दार्शनिकों ने बताया कि राज्य क्या है ना, सरकार कैसी होनी चाहिए और नागरिकों के अधिकार क्या हैं। जैसे प्लेटो, अरस्तु, कांट, गांधी, उनकी सोच ने राजनीति की बुनियादों को मजबूत किया। इन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं दी। दार्शनिक स्रोत मतलब जो विचारक थे उनकी विचारधाराएं कैसी थी वो बताया गया। नैतिक और आचार संबंधी विचार कैसे थे। राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, इसमें नैतिकता और आचार भी जरूरी है ना। जैसे ईमानदारी, न्याय, अहिंसा, करुणा, ये विचार बताते हैं कि नेता को कैसे काम करना चाहिए और राज्य को जनता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, है ना। तीसरा है विभिन्न दार्शनिकों का योगदान। ये जो बहुत सारे जो विभिन्न विचारक थे उनका क्या योगदान था इस दार्शनिक स्रोत के अंदर। हर दार्शनिक ने राजनीति के किसी न किसी पहलू पर जोर दिया है ना। जैसे प्लेटो ने किस पे दिया? आदर्श राज्य पर, कि आदर्श राज्य होना चाहिए भाई। अरस्तु ने किस पे कहते हैं जोर दिया है? शासन प्रणाली पर। गांधी जी ने अहिंसा की राजनीति पर चलने का कहते हैं जोर दिया है। और मार्क्स ने क्या किया है कि वर्ग संघर्ष, मतलब कि जो गरीब है वो अमीर पर काबू पाएगा। इन विचारों का आधुनिक राजनीति पर सीधा असर पड़ा है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राजनीतिक संस्थाएं। अब राजनीतिक संस्थाओं में ये 4 पॉइंट है, इसके हम धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला है राज्य की संरचना कैसी होनी चाहिए, राज्य कैसे बना है। केंद्र, राज्य, स्थानीय शासन, ये राजनीतिक विचारों को दिशा देता है ना। मजबूत संरचना वाला राज्य स्थिर राजनीति देता है ना। जो मजबूत संरचना की बनी जो राज्य बना है वो स्थिर राजनीति रहता है, वो चलता ही रहता है जैसे उसकी राजनीति चल रही है। दूसरा है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली राजनीति में कैसी होनी चाहिए? लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, इनमें से कौन सी व्यवस्था है, इस पर राजनीति की सोच बदलती है। लोकतंत्र में जनता की राय सबसे बड़ी होती है, जबकि तानाशाही में एक व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। तो जहां जैसी क्या बोलते हैं राजनीति होगी वहां वैसी सोच होगी, है ना। तीसरा है कानून और न्यायपालिका। कानून व्यवस्था यह तय करती है कि समाज में न्याय कैसे होगा, है ना। मजबूत कानून और स्वतंत्रता न्यायपालिका होने पर राजनीति भी संतुलित रहती है और नागरिकों का भरोसा बढ़ता है कि नहीं। जैसे मजबूत कानून और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो इससे क्या होगा कि जो नागरिक होंगे उनका भरोसा भी बढ़ता है कि हमारे लिए सुनवाई है अगर हमारे साथ कुछ बुरा होगा तो। चौथा है प्रशासनिक व्यवस्था। अफसर विभाग और सरकारी दफ्तर कैसे काम करते हैं, ये भी राजनीति को प्रभावित करता है। अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था से राजनीति सुचारू चलती है या अच्छी चलती है कि नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था अगर अच्छी होगी, वहां पे लोग ईमानदार होंगे तो क्या होगा कि जो राजनीति होगी वो अच्छी चलेगी, जो प्रशासन है वो बढ़िया चलेगा। अगला है सांस्कृतिक स्रोत। सांस्कृतिक स्रोत क्या है? जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति, और इसमें पहला पॉइंट है कि संस्कृति और राजनीतिक दृष्टि। देश की संस्कृति जैसे पहनावा, खान पान, सोच, त्योहार राजनीति को प्रभावित करते हैं। जहां संस्कृति में सामूहिकता है वहां राजनीति भी मिलजुल कर चलने वाली होती है। बहुत हमारे देश में क्या है कि बहुत सारी संस्कृति हमें देखने को मिलती है, बहुत संस्कृति देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि सभी मिलजुल कर चलते हैं साथ में। दूसरा क्या है? कला, शिक्षा और भाषा का प्रभाव। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कला लोगों की भावनाएं दिखाते हैं। ठीक है ना। क्या होता है जब कोई कलाकार अपनी कुछ चीजें बनाता है तो वो उसकी भावना को दिखाता है कि उसकी सोच कैसी है। शिक्षा समझ बढ़ाती है और भाषा विचारों को आगे ले जाती है। ये तीनों मिलकर राजनीति जो है उसको किसकी सोच को आकार देते हैं। शिक्षित समाज में राजनीतिक अधिक जागरूक होते हैं, है ना। जो शिक्षित समाज होता है, जहां पे शिक्षित लोग होंगे वहां क्या होगा, वहां जहां शिक्षित होंगे वहां पे समाज का विकास होगा। ठीक है, और लोग भी जागरूक होंगे, लोग
जागरूक होंगे। ठीक है ना, जहाँ पे शिक्षा होगी वहाँ पे लोग जागरूक होंगे। कला क्या होती है? कला जो कोई इंसान अपनी भावनाओं को दिखाता है। भाषा का प्रभाव, भाषा जहाँ पे जितनी अच्छी बोली जाएगी भाषा, वहाँ पे उतना ही सम्मान से लोगों को एक दूसरे को दिया जाएगा। अगला है परंपरागत और आधुनिक सांस्कृतिक प्रभाव। पुरानी परंपराएं और नई आधुनिक सोच मिलकर राजनीति में बदलाव लाती हैं। जैसे आज की युवा पीढ़ी आधुनिक सोच लाती है, जबकि बुजुर्ग परंपराओं को महत्व देते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो परंपराओं को महत्व देते हैं। तो क्या होता है कि आज के जो लोग हैं वो पुरानी जो परंपराएं हैं उनको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, जिससे सोच अच्छी हो जाती है, सोच बदल जाती है राजनीति के क्षेत्र में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय स्रोत कैसे हैं? सबसे पहला आता है विदेशी विचारधाराएं। विदेशी विचारधाराओं क्या होकर दुनिया के दूसरे देशों से आए विचार भारत की राजनीति को बदलते हैं। जैसे कोई बाहर गया या बाहर का कोई आया तो उसका जो विचार है वो हमारे देश में बदलाव ला सकता है। जैसे लोकतंत्र, मानवाधिकार, समाजवाद, उदारवाद, ये सब विदेशी सोच से आए हैं और भारत में इन्हें अपनाया है। ठीक है ना। दूसरा है विश्व राजनीति का प्रभाव। दुनिया में क्या चल रहा है? युद्ध, समझौता, नई नीतियां, ये सब चल रही हैं। इससे क्या होता है कि इससे हर देश की राजनीति बदलती है। वैश्विक घटनाएं देशों की नीतियों को दिशा देती है ना। जो विश्व लेवल पे जो कहते हैं घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं कि देश की नीतियों को दिशा देती हैं कि हाँ भाई ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें ज़्यादा फेमस हो रही हैं तो हम अपने देश में भी ये चीज़ करते हैं। अगला है उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण का असर। अब अंग्रेजों के शासन ने भारतीय राजनीति को बड़े स्तर पर बदल दिया है ना। आज का वैश्वीकरण दुनिया के देशों को जोड़ रहा है। इससे राजनीति में नए मुद्दे आते हैं, जैसे व्यापार, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सारे मुद्दे आते रहते हैं। और यहाँ आपका ये जो यूनिट है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे आते हैं आपका सारांश या फिर इसको कह लो निष्कर्ष, जो पूरे यूनिट को एक छोटे से पैराग्राफ में आपको दिखाता है कि इस पूरी यूनिट के अंदर है क्या। तो आप इसे वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो सिंपल सी बात है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ सिंपल सा लिखा हुआ है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं और इसके साथ आपकी वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अगर आप लोगों को हमसे और डिस्कस करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।